अब रोने का क्या फ़ायदा शानी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। इर्तज़ा की हर बात मानकर तुम उसे खुद सर पर सवार कर रही हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा ही होता है जब लड़कियां अपने फैसले खुद से करने का हौसला नहीं रखती। तुम्हारी ज़िंदगी क्या है शानी? तुम्हारी माँ मर गई और तुम्हारा बाप तुम्हें नानी के घर छोड़कर चला गया। अब भी वक्त है शानी, थोड़ा सा हौसला पैदा करो। बात करो अपने मामू से कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती, वरना तुम जानती हो क्या होगा। इर्तज़ा ज़िंदगी भर तुम पर अपना हुक्म चलाएगा और तुम्हें उसकी हर बात माननी पड़ेगी। तुम ठीक कहती हो, मुझे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी ही शादी की बात मामू से कैसे करूं? मैं इर्तज़ा से बात कर सकती हूँ। यूं हो सकता है कि वो मेरी बात समझे। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। वो मेरी बात ज़रूर मान जाएंगे। मैं अभी जाती हूँ, मैं अभी जाती हूँ, अभी बात करती हो। मुझे उससे अभी बात करना होगी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, 9 बजने वाले हैं। उसने घड़ी पर टाइम देखा और कमरे से बाहर निकलने लगी। सुनो शानी, इर्तज़ा कुछ भी कहे तो उसकी बात नहीं मानना। तुम्हें अपना फैसला उसे सुनाना है, ना कि उसका फैसला खुद पर हावी करना। बेस्ट ऑफ लक। हिम्मत मत हारना। किंजा पिछले 2 घंटे से उसका ब्रेन वॉश कर रही थी और तकरीबन इस काम में वो कामयाब भी रही थी। वो शानी को जिस हद तक इर्तज़ा के खिलाफ कर सकती थी, कर चुकी थी। अब उसे देखना था कि वो किस हद तक कामयाब हुई है। इर्तज़ा के कमरे का दरवाज़ा खुला होने के बावजूद शानी ने दरवाज़ा खटखटाया। अरे मेरी जान, 2 हफ्ते के बाद तुमने वैसे ही इस कमरे में आ जाना है, तो इजाज़त की क्या ज़रूरत है तुम्हें? बस अपना समझ कर चली आया करो। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। उसने कमरे के अंदर कदम रखते हुए कहा। आप कहें तो सही जनाब, हमारा पूर कान बनकर सुनेगा। वो शो हुआ। नहीं, पूर को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ही सुने। मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, वो रूठे अंदाज में बोली। इर्तज़ा तो वैसे भी दिलो जान से निसार था उसके इस अंदाज पर। वो मुस्कुराकर सीधा हुआ। हुक्म मेरी जान। इर्तज़ा प्लीज़ सीरियस हो जाएं, मुझे सच में आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो बिल्कुल सीरियस नज़र आ रही थी। तुम्हारे मामले में मैं हमेशा से सीरियस रहा हूँ, बताओ क्या कहना चाहती हो? देखने में वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था, जबकि नज़रें अब भी शोक थीं। इतने दूर से मुझे सुनाई नहीं देगा। इर्तज़ा ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने बराबर में बेड पर बिठा दिया था। यहाँ आकर बोलो ताकि मैं तुम्हारा हर हर्फ सुन सकूं। वो उसकी आंखों में देखते बोला। इर्तज़ा, आपको पता है ना कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। क्या ये शादी पेपर्स के बाद नहीं हो सकती? शानी ने तहम्मुल से बात शुरू की, क्योंकि वो जानती थी वो जितने प्यार से उससे बात करेगी वो उतनी ही जल्दी उसकी बात को समझेगा। ओह! ये मुँह तुम्हारा एग्ज़ाम्स की वजह से बना हुआ है। देखो शानी, इतना पढ़-पढ़ के तुमने क्या करना है? मैंने कौन-सा तुमसे जॉब करवानी है? और जहाँ तक इन एग्ज़ाम्स की बात है, तो वो तुम शादी के बाद भी दे लेना। मैं तुम्हें कौन-सा मना कर रहा हूँ? और जहाँ तक शादी की बात है, तो शादी जब तय पाई है, तभी होगी। मैं ऑलरेडी बहुत सब्र कर चुका हूँ, अब मज़ीद नहीं करना चाहता। जितने आराम से शानी ने उससे बात की थी, इर्तज़ा ने भी उसे उतने ही आराम से जवाब दिया था। और अब जाओ, टेंशन मत लो, जाकर शादी की तैयारी करो। वो उसके गाल थपथपा कर बोला। क्यों? मेरी कोई मर्जी नहीं है? क्या मैं अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकती? इर्तज़ा, क्या इस रिश्ते में मेरी मर्जी का होना या ना होना कोई अहमियत नहीं रखता? शादी तय करते हुए एक बार भी मुझसे नहीं पूछा गया, ना ही मुझे पहले किसी ने बताने की जहमत की। क्या आपकी नज़रों में मेरी ये अहमियत है? कोई अहमियत नहीं रखती मैं। रोते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। शानी, ये क्या है? क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो? और तुम रो क्यों रही हो? ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम्हारी मर्जी बहुत अहमियत रखती है। तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ। शानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा साथ चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये सब कुछ तुम अपनी पढ़ाई के लिए कह रही हो ना? अरे बाबा, जितना पढ़ना है पढ़ लेना, मैं कभी मना नहीं करूँगा। वो उसके आंसू अपने दोनों हाथों से साफ करते हुए बोला, लेकिन उसके आंसू थे जो थमने का नाम न ले रहे थे। इतनी खुशी के मौका पर इर्तज़ा से उसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। शानी, क्या इस फैसले में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या तुम नहीं करती मुझसे मोहब्बत? वो उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला। और यही तो था शानी का वीक पॉइंट। वो कैसे कह देती कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती, उससे शादी नहीं करना चाहती। बल्कि सच तो ये था कि पहले ना सही, लेकिन जिस दिन से वो उसके निकाह में बंधी थी उस दिन से उसे चाहने लगी थी, वरना इससे पहले तो वो अपने दिल के जज्बात को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। बोलो शानी, क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? क्या इस रिश्ते में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है? क्या नहीं करती तुम मुझसे प्यार?
اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی اس رشتے سے انکار کر دیتا ہوں۔ جب تک تم نہیں چاہو گی تمہاری رخصتی نہیں ہوگی۔ میں تمہیں زبردستی اس رشتے میں نہیں باندھوں گا۔ اگر تم مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی تو اس رشتے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میں ابھی جا کر بابا کو انکار کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب سے اٹھ کر جانے لگا جب شانی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں ارتضیٰ، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں یہ شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز اس رشتے سے انکار نہ کریں۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ پلیز آپ اس بارے میں کسی سے بات نہیں کریں گے۔ نہیں ارتضیٰ، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے بولی، بہت دیر ہو گئی ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ ارتضیٰ بالکل سیریس تھا، جبکہ شانی بھی بنا کچھ بولے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارتضیٰ نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ بے وقوف لڑکی، تم خود ہی کہتی ہو کہ میں ایموشنل بلیک میل کرنے میں کمال کا ماہر ہوں، اور تم خود ہی یہ بات نہیں سمجھ پاتی۔ کوئی بات نہیں، 2 ہفتے بعد یہ بات تمہیں خود ہی ٹھیک سے سمجھاؤں گا میری بے وقوف حسینہ۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ تیاریوں میں حصہ لے رہا تھا، جبکہ رخسانہ ایک طرف منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں اس سب سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ کل رات جب آ کر شانی نے کہا کہ وہ ارتضیٰ کو نہیں منا پائی تو کنزا کو شانی پر غصہ آیا۔ وہ اسے بے وقوف اور بزدل کہہ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح شانی کالج جانا چاہتی تھی، لیکن نانو نے اسے اچھا خاصا ڈانٹا۔ کچھ دنوں میں تمہاری شادی ہے اور تمہیں کالج کی پڑی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کالج جانے کی۔ اس نے امید بھری نظروں سے ارتضیٰ کی طرف دیکھا، جس نے کہہ دیا کہ آج چھوڑو، تم کل چلی جانا۔ بس پھر کیا تھا، شانی کو کم از کم جانے کی تو اجازت مل گئی تھی، یہی بہت تھا۔ جبکہ کنزا نے اس کی طرف دیکھ کر افسوس سے گردن ہلائی اور کالج چلی گئی۔ تو کیا وہاں کھڑی ہے؟ یہاں آ کر دیکھ کہ مہندی کا جوڑا منگوایا ہے تیرے لیے دادو نے۔ اسے ایک ہی جگہ بت بنے کھڑے دیکھ کر کہا گیا۔ دادو، یہ بالکل اچھا نہیں، شانی پر نہیں جچے گا۔ شانی یہ نہیں پہنے گی۔ شانی ابھی تک مہندی کے جوڑے کو ہاتھوں میں لیے دیکھ رہی تھی جب ارتضیٰ بولا، ارے اتنا اچھا تو ہے۔ شانی کو کافی پسند آیا تھا۔ شانی، اگر زیادہ اچھے کا آپشن ہے تو صرف اچھا کیوں لے؟ تمہارے پاس تو ہر چیز سب سے اچھی ہونی چاہیے، آخر دنیا کے بیسٹ دلہے کی بیسٹ دلہن ہو۔ مگر مجھے آپ سے زیادہ اچھا آپشن مل گیا تو؟ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ اس کی اس بات پر ارتضیٰ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ بات اسے بالکل پسند نہیں آئی۔ تو تم بتاؤ کیا کرو گی؟ ارتضیٰ بالکل سیریس ہو چکا تھا۔ آپ نے یہی تو کہا، اگر اچھے سے زیادہ اچھے کا آپشن ہو تو زیادہ اچھے والے کو یوز کرو۔ شانی اب بھی مسکرا رہی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے زیادہ اچھا آپشن ملا نا شانی، تو میں جان لے لوں گا اس کی۔ وہ اتنے زور سے چلایا تھا کہ شانی کے ساتھ دادو بھی بوکھلا گئی۔ وہ مذاق کر رہی تھی ارتضیٰ۔ دادو بولے بنا نہ رہ پائیں۔ اس سے کہہ دیں دادو کہ آج کے بعد مجھ سے ایسا مذاق نہ کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے اٹھ کر نکل گیا، جبکہ شانی کانپ کر رہ گئی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھولتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس سے بہت ناراض ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ اکثر جب پریشان ہوتا تب سگریٹ پیتا تھا، اور یہ بات گھر میں سوائے شانی کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن بابا کو اندازہ تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھ سے ناراض ہے نا، تو مجھ پر غصہ نکالیں، اپنی صحت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس نے ارتضیٰ کے لبوں سے سگریٹ نکال کر زمین پر پھینکتے ہوئے کہا، یہ صرف تمہاری ہمت ہے، میں صرف تمہیں ہی ایسا کرنے دیتا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس وقت تک میرے ہاتھ کا تھپڑ کھا چکا ہوتا۔ وہ بے انتہا غصے سے کہتا اس سے منہ پھیر گیا۔ تو مجھے بھی مار لیں تھپڑ، لیکن کم از کم اپنی صحت تو خراب نہ کریں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی نا تو تم وہ بات نہ کہتی۔ وہ اس کی بات پر ہی اڑا ہوا تھا ابھی تک۔ ارتضیٰ، وہ صرف ایک مذاق تھا اور کچھ بھی نہیں۔ شانی نے اس کے سامنے آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں مذاق؟ وہ تمہارا مذاق اگر میری جان نکال دیتا تو؟ وہ اس کے بازو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا۔ ارتضیٰ، کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو؟ وہ صرف ایک مذاق تھا، صرف مذاق۔ آپ ایک مذاق کو اتنا سیریس کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے پوچھنے لگی، جبکہ اپنا آپ چھڑانے کی وہ ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے معاملے میں اتنا ہی سیریس ہوں شانی، یہ بات تم ہمیشہ سے جانتی ہو۔ شانی کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں دھستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اچھا، I'm sorry، غلطی ہو گئی مجھ سے، میری غلطی ہے، معاف کر دے مجھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سامنے ہار گئی۔ کر دوں گا معاف،
मेरे साथ शॉपिंग पर चलो फिर। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चलें। वो जानती थी अगर इस वक्त उसने इर्तज़ा के सामने इनकार किया तो वो उसे 2 हफ्ते तक बात ही नहीं करेगा, और ये बात भी उससे छुपी हुई ना थी कि उस घर में इर्तज़ा के अलावा किसी की नहीं चलती थी। और उसने उसे शादी के बाद अपनी पढ़ाई के लिए भी मनाना था, क्योंकि नानू ने कहा था कि जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, हमने कौन सा तुमसे कोई नौकरी करवानी है। जबकि शानी अपनी पढ़ाई के शौक़ को बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी, और इत्तफाक से जिस दिन उसका शो था उसी दिन उसकी मेहंदी की रस्म अदा होना थी। गुड गर्ल, ऐसे ही सारी ज़िंदगी मेरी हर बात मानती रहना। वो प्यार से उसका गाल थपथपाता हो फ्रेश होने के लिए चला गया। अब ये क्या बात हुई? तुम्हारी मेहंदी है शानी, और तुम उस दिन कॉलेज जाओगी। मैं नहीं जाने दूंगा, और ना ही दादों से इस बारे में बात करूंगा कोई। तुम्हें पता है ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपनी शादी हर लिहाज से परफेक्ट करना चाहता हूँ, और तुम शादी वाले दिन अपने कॉलेज में उस शो के लिए जाओगी? नो नेवर। क्या हो गया है आपको इर्तज़ा? एक ही तो ख्वाहिश है मेरी, उसे तो पूरा करने देना। नानू ने तो शादी के बाद पढ़ने पर भी मना कर दिया। मैं कॉलेज कभी नहीं जा पाऊंगी फिर। शानी उदासी से बोली, बिल्कुल ठीक किया है दादू ने, तुम्हें कॉलेज जाने से मना करके। कोई नहीं पढ़ने वाली तुम शादी के बाद। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद भी तुम अपना सारा वक्त इस पढ़ाई पर ज़ाया करो। बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब तुम अपना सारा ध्यान मुझ पर दोगी, इस पढ़ाई पर नहीं। उसने फैसला सुनाते वाले अंदाज में कहा, इससे अच्छा था कि मैं बाबा के पास ही तुर्की में होती। कम से कम अपनी मर्जी से अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर सकती। यहाँ पर तो मेरी किसी बात की कोई अहमियत ही नहीं। मेरी शादी हो रही है, जिसके लिए मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया। शादी के बाद मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती। एक दफ़ा स्टेज पर सबके सामने परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ, लेकिन उसके बीच में भी ये शादी आ गई। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई ज़िंदगी है ही नहीं। मैं एक कठपुतली हूँ, एक बेजान गुड़िया जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, दूसरों के कहे पर चलती है। मैं भी ऐसी ही हूँ। अच्छा बाबा, कर लेना अपनी परफॉर्मेंस तुम। वो आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ाती उसके साथ चल रही थी जब इर्तज़ा ने कहा, सच में इर्तज़ा, आप सही कह रहे हैं ना? बाद में बदल तो नहीं जाएंगे? वो चहकते हुए बोली। उसकी खुशी से दमकते चेहरे को देखकर इर्तज़ा भी मुस्कुराया। हाँ सच कह रहा हूँ, लेकिन मेरे सामने इस तरह की बातें मत किया करो। पता नहीं कौन कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं मैंने तुम पर। शादी सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी मर्जी से ही हो रही है। और दोबारा ये तुर्की जाने वाली बात मत करना, वरना टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। और जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो चली जाना शादी के बाद कॉलेज, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। वो उसका हाथ थामते हुए अपने साथ मॉल के अंदर ले गया। इर्तज़ा आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। वो खुशी खुशी उसके साथ मॉल के अंदर चली आई। अच्छा, शादी की ड्रेस तुम्हारी मर्ज़ी से होगी, और मेहंदी की तुम अपनी मर्ज़ी से ले लो। बाद में मत कहना कि ड्रेस भी अपनी मर्ज़ी की नहीं दिलवाई। यहाँ पर भी तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। वो शरारत से बोला। इर्तज़ा को अपना मजाक बनाते देखकर वो चिढ़ी थी, लेकिन इर्तज़ा के खुशगवार मूड में वो कुछ ना बोली। ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे बच्चे? तुम्हारी नानू ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हो रहा है, इसीलिए मैं खामोश हो गया। बेटा, अभी तो तुम्हारी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, और इतनी जल्दी शादी? मैं तो इतनी कम उम्री में तुम्हारी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। आखिर तुम्हें क्यों इतनी जल्दी है शादी की? अगर तुम पर इर्तज़ा का प्रेशर है तो मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी के अभी तुर्की बुला सकता हूँ। तुम यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वैसे भी तुम दोनों का निकाह हो चुका है, तुम दोनों जब चाहे शादी कर लेना। लेकिन इस वक्त मुझे इतनी जल्दी शादी ठीक नहीं लग रही। मैं तुम्हारे मामू से पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल है, और अगर ऐसा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं दिल से इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ फ़िलहाल। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैं इतनी जल्दी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। बाबा ने आज उसे काफ़ी दिनों के बाद फ़ोन किया था, और वो एक ही बात कर रहे थे कि इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। वो भी बाबा की बात से एग्री करती थी, लेकिन वो क्या करती? इर्तज़ा से मोहब्बत में वो इस हद तक डूब चुकी थी कि उसके आगे कोई चारा ना बचा था। बाबा, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ, आप परेशान ना हो। ये शादी मेरी मर्ज़ी से हो रही है, और जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है तो इर्तज़ा ने मुझसे वादा किया है कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ, और मैं तुर्की नहीं आना चाहती। मैं क्या करूँगी वहाँ आकर? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप प्लीज़ मेरी शादी में आएँ। मेरी जान, ये मुमकिन नहीं, तुम जानती हो यहाँ मेरा काम है। मैं अगर एक भी दिन ये काम छोड़ दूँ तो बहुत से मसाइल खड़े हो जाएंगे।
बाबा के लहजे से वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बच्ची की शादी में नहीं आना चाहूँगा? ये तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी इकलौती बेटी को अपने हाथों से रुखसत करूँ। इस बारे में मैं तुम्हारे मामू से भी बात कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इर्तज़ा को बहुत जल्दी है, वरना वो मेरे वहाँ आने तक का इंतज़ार ज़रूर करते। बाबा के शादी पर ना आने की बात सुनकर शानी बहुत उदास हुई थी। बाबा, क्या आप मेरी शादी पर भी नहीं आएंगे? वो अपने आंसू साफ करते बोली, मेरा बच्चा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। बाबा की उदासी वो साफ महसूस कर रही थी। बस इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि 7 समंदर पार बैठा उसका बाप उसके एक लफ्ज़, जिसका कोई मतलब भी नहीं था, सुनकर तड़प उठा था। मेरी जान, इतनी ज़रा सी बात पर परेशान हो गई। मैं तुम्हें हनीमून पर तुर्की ले जाऊंगा। वो अभी उसके कमरे में आया तो उसे रोता हुआ देखकर वजह पूछी। उसकी उदासी इर्तज़ा को अच्छी नहीं लगी थी। इर्तज़ा, क्या ये आपके लिए छोटी सी बात है? वो आंसू बहाते हुए पूछने लगी। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बल्कि ये तो मसला कश्मीर है, लेकिन हम इस मसला कश्मीर को शादी के बाद हल कर लेंगे। वो उसे मनाते हुए आंसू साफ करने लगा उसके। इर्तज़ा, आपके लिए हर बात एक मजाक है। मेरा बाप मेरी शादी पर नहीं आ रहा और आप इस बात को हंसी में उड़ा रहे हैं। वो दुख से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे हंसी में नहीं उड़ा रहा। मैं बस तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बाबा भी तो तुम्हारे बाबा हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा तुम्हारे हैं वो। इस घर में और भी लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी उदास शक्ल देखकर उदास हो जाएंगे वो भी। दादों के बारे में सोचा है तुमने? तुम्हारे लिए कितनी खुश हैं वो। कल मैं उनके कमरे में गया तो अंदर बैठी रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि वो अपनी बेटी को रुखसत कर रही हैं। उसकी बात पर शानी ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। वैसे मुझे उनकी बात पर हंसी आ रही थी। उसकी बात पर उसने परेशानी से नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। वैसे मुझे उनकी बात पर हंसी आ रही थी। तुम कौन सा रुखसत होते हुए कहीं और जा रही हो? लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आखिर उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, इतना प्यार दिया, तुम भी तो उनसे इतनी ही मोहब्बत करती होगी ना। तुम्हारे रुखसत होने पर उन्हें दुख तो होगा ही ना। अब बेशक तुम रुखसत होकर एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जाओ। बाबा भी परेशान हो रहे थे ये सोच सोच कर के तुम रुखसत हो रही हो। अरे भाई, मुझे समझ नहीं आता आखिर मसला क्या है। वो लोग सिर्फ तुम्हें दूसरे कमरे में भेज रहे हैं, वो भी जो एक ही घर के अंदर मौजूद है, और रोना धोना ऐसा मचा रखा है जैसे तुम्हें दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट कर रहे हैं। इर्तज़ा ने इस तरह मुंह बनाकर कहा कि शानी की हंसी निकल गई। आप नहीं समझ सकते इर्तज़ा साहब, ये माँ बाप की अपनी बेटी के लिए मोहब्बत होती है। वो मुंह बनाकर बोली और अपना चेहरा धोने के लिए वॉशरूम चली गई। अगले 5 मिनट में वो मुकम्मल फ्रेश होकर उसे ऐसे ही अपने कमरे में बिठाकर छोड़कर बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद इर्तज़ा बाहर आया तो वो दादो और बाबा के दरमियान बैठी उनसे लाड उठवाने में मसरूफ़ थी। वो भी मुस्कुराते हुए पास आ बैठा, जबकि दरवाजे में खड़ी रुखसाना और किंजा ये मंजर देखकर एक बार फिर से जल उठी थी। जल्दी कुछ करें फूफो, यहाँ तो शादी होने जा रही है। मुझे तो लग रहा है कि मैं इर्तज़ा को खो दूंगी। किंजा ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, हाँ तो तुम्हें जो काम दिया था वो करो ना। आजकल तो शानी कॉलेज नहीं जा रही। फूफो गुस्सा दबाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस काम के लिए उन्होंने गलत इंसान को चुना है। मैं गई थी ऑफिस में, आज वहाँ तंजील सर थे ही नहीं, पर फिक्र ना करें, मैं कल फिर ज़रूर अपना काम करके आऊँगी। किंजा तंजील के ऑफिस के बाहर खड़ी उससे अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। उसे देखते ही तंजील मुस्कुराया और उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। किंजा, आज मैं वैसे भी आपसे बात करने के लिए आने वाला था। आप मुझे बता सकती हैं कि रोशानी इतने दिन से क्यों नहीं आ रही? उसे बैठने का इशारा करते वो पूछने लगा। वो दरअसल उसकी शादी होने जा रही है। किंजा ने एक अंदाज से तंजील के सर पर धमाका किया था। शादी? क्या मतलब है शादी? इतनी जल्दी? अभी उसकी उम्र ही क्या है? तंजील को वाकई किंजा की सोच के मुताबिक झटका लगा। सर, ये बातें हम समझते हैं, वो लोग नहीं जिन्होंने जिन्होंने उसे पाला ही इसी मकसद के लिए हो। मेरा मतलब है, मुझे भी शानी पर बड़ा तरस आता है। अब देखे ना, 2 साल पहले जब वो 16 साल की थी सिर्फ, उसका निकाह हो गया, और निकाह भी किसके साथ जो उम्र में उससे 7-8 साल बड़ा है। पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो लोग कौन सा इस चीज़ को देखते हैं? मेरी बहन जैसी सहेली की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ नहीं कर सकती। किंजा लहजे को उदास बनाते हुए बोली। किंजा, प्लीज़ मुझे साफ साफ बात बताएं, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? किससे निकाह हुआ है 2 साल पहले? रोशानी की शादी इतनी अचानक क्यों हो रही है? वो अब मज़ीद उसकी फजूलियात नहीं सुन सकता था।
सर दरअसल उसकी माँ का इंतकाल हो गया था, बाप उसे छोड़कर चला गया, तब वो महज 1 साल की थी। उसे उसके मामू और नानी ने पाला, जिसके बाद उसके मामू का बेटा इर्तज़ा भी उसे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा। फिर क्या था, बिना उससे पूछे, बिना उसकी मर्जी जाने ज़बरदस्ती उसका निकाह करवा दिया 2 साल पहले, और अब ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। ज़बरदस्ती शादी? तंजील ने उसकी बात काटी। जी सर। किंजा उसके चेहरे पर जांचती नज़रों से देखते हुए बोली। उसे यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा ऐसे। एक मासूम लड़की की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। तंजील तेज़ आवाज़ में बोला। आप क्या कर लेंगे सर? क्या आप उसके घर रिश्ता लेकर जाएंगे? क्या आप सबको ये बताएंगे कि शानी आपसे मोहब्बत करती है? किंजा की बात पर तंजील अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा। ओह आई एम सॉरी, ये बात उसने मुझे बताने के लिए मना की थी। आई एम सॉरी, मैं कुछ और बताना चाहती थी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। किंजा घबराने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। 1 मिनट किंजा, जो तुमने अभी कहा क्या वो सच है? क्या रोशानी मुझसे? जी सर, लेकिन वो इर्तज़ा से बहुत ज़्यादा डरती है। वो कभी आपको ये बात नहीं बता सकती, मगर उसने अपने दिल की ये बात मुझसे ज़रूर शेयर की थी, अपना राज़दार बनाकर। और मैंने क्या किया? किंजा खुद को मलामत करते हुए बोली। किंजा, आपको इस बात का यकीन है ना? तंजील को कभी भी शानी के रवैये से ऐसी कोई बात महसूस नहीं हुई थी। सर क्या हो गया आपको? ये बात उसने खुद मुझे बताई है, वरना आपको क्या लगता है उस दिन जब आपने हमारे घर आने की बात की तो वो क्यों कुछ नहीं बोली? क्योंकि उसे आप में अपना मसीहा नज़र आता है। वो आपसे मोहब्बत करती है, चाहती है वो आपको। लेकिन ये बात उसने मुझे आपको बताने से मना की थी, बल्कि किसी को भी बताने से मना की, और मैंने गलती से आपको बता दी। आपने बहुत अच्छा किया किंजा, और बिल्कुल ठीक सोचा। मैं रिश्ता लेकर आऊँगा उसके घर, ज़रूर आऊँगा। आपने बस इस बात के लिए उसको राज़ी करना है कि वो मेरे रिश्ते के लिए हाँ बोल दे। बाकी पुलिस केस करके तलाक का मैं खुद इंतज़ाम करवा लूँगा। वो 18 साल की बालिग लड़की है जो अपना सही और गलत समझती है। आपने एक दोस्त होने का हक अदा किया है, बस एक एहसान मुझ पर और कर दें। उसे कहिए कि सबके सामने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दे, और जहाँ तक बात है उस इर्तज़ा की, तो उसके लिए उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है उससे। मैं एहसन हैदर का भी मुकाबला कर लूँगा, और उसके बेटे इर्तज़ा हैदर का भी। नहीं इर्तज़ा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुसलसल कितने दिनों से हम बाज़ार के चक्कर लगा रहे हैं, अब मैं नहीं जा सकती। शानी ने हार मानते हुए कहा। शानी, ये लास्ट है यार, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बस आखिरी बार मेरे साथ चलो। इर्तज़ा उसकी मिन्नतें करने लगा। कोई लास्ट नहीं, आपका तो लास्ट होगा ही नहीं, फिर कुछ ना कुछ निकल आएगा। आप ऐसा करें, मामू या नानू में से किसी को ले जाएं। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मैं नहीं जा रही। वो आज सुबह से 2-3 बार बाजार होकर आए थे, लेकिन इर्तज़ा का अपनी शादी को परफेक्ट बनाने का शौक़ उसे बहुत महंगा पड़ रहा था। वो हर थोड़ी देर में कोई ना कोई चीज़ मिसिंग बोलकर उसे अपने साथ बाजार ले जाता, जबकि मायों की रस्म के लिए वो मना कर चुका था। उसका कहना था कि वो शानी को देखे बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकता, इसलिए मायों की रस्म होगी ही नहीं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी वो ना मानी तो वो उठकर अपने कमरे में आ गई। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी वो ना मानी और उठकर अपने कमरे में आ गई। इर्तज़ा थोड़ी देर के बाद उसके कमरे में आया तो वो सो रही थी। वो वाकई काफ़ी थकी हुई लग रही थी। इर्तज़ा ने उसे मज़ीद डिस्टर्ब ना करते हुए उसके उसके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल आया।